दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी की आत्मकथा का 30वां वीडियो यानी अंतिम भाग, अंतिम वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी की पूरी जीवनी को 30 वीडियो में समाहित किया गया है। उम्मीद है कि इसे सुनकर आप लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में काफ़ी कुछ जान समझ सकेंगे। शुरू करते हैं। आज का पाठ है गांधी खादी का जन्म। मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। 1908 तक। फिर भी मैंने हिंद स्वराज्य में यह माना था कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है, और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भुखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। सन 1915 में मैं दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया। तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया था। करघा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सब अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने भर से तो करघा चल नहीं सकता था। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले थे या व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। हम में कोई कारीगर नहीं था, इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। कठियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, परंतु मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले न थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार हुए। हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करे पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मिल के कपड़े पहनना बंद किया और यह निश्चय किया कि वह हाथ करघे पर देसी मिल के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाई की, इसमें वह किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते जाते थे, इस सब की जानकारी हमें मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सकें ऐसी स्थिति तो थी नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता अनुसार कपड़ा बुनवा लेना पड़ता था। देसी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिलें सूत काटती नहीं थी। आज भी वह महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही काटती हैं, बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने देसी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवा कर हमने पहना और मित्रों में उनका प्रचार किया। यूँ हम कातने वाली मिलों के अवैतनिक एजेंट बने। मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काट कर खुद ही बुनना था। वह हाथ करघों की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करती थी। यह सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। मिलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा करते हैं ऐसा हमें प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन ना तो कहीं चरखा मिलता था और ना चरखे को चलाने वाला मिलता था। कुकड़ियाँ आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे, पर उन पर काटा जा सकता है इसका तो हमें ख्याल ही नहीं था। एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोज कर लाए। उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएंगी। उनके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ ना लगा। दिन तो बीते जा रहे थे, मैं अधीर हो उठा। आश्रम में आने वाले हर एक ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता था मैं पूछताछ किया करता था, पर काटने का इजारा तो स्त्री का ही था। अतएव कोने कोने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती थी। सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भड़ावच शिक्षा परिषद में घसीट ले गए। वहाँ
महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। वह पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदार साधारणता जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। वह बेधड़क अंतजों में से मिलती और उनकी सेवा करती थी। उनके पास पैसा था, पर उनकी अपनी आवश्यकता बहुत कम थी। उनका शरीर कसा हुआ था और चाहे जहाँ अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी। वह घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा के परिषद में प्राप्त हुआ। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकी थी, उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया। चरखा मिला। गुजरात में अच्छी तरह भटक चुकने के बाद गायकवाड़ के बीजापुर गांव में गंगा बहन को चरखा मिला। वहां बहुत से कुटुंबों के पास चरखा था, जिसे उठाकर उन्होंने छत पर चढ़ा दिया था। पर यदि कोई उनका सूद खरीद ले और उन्हें पूनी मुहैया करा दे तो वे काटने को तैयार थे। गंगा बहन ने मुझे खबर भेजी। मेरे हर्ष का कोई पार न रहा। पूनी मुहैया करने का काम मुश्किल मालूम हुआ। स्वर्गीय भाई उमर सोबानी से चर्चा करने पर उन्होंने अपनी मिल से पूनी की गुछलियाँ भेजने का जिम्मा लिया। मैंने वह गुछलियाँ गंगा बहन के पास भेजी और सूत इतनी तेज़ी से कतने लगा कि मैं हार गया। भाई उमर सोबानी की उदारता विशाल थी, फिर भी उसकी हद थी। दाम देकर पूनियाँ लेने का निश्चय करने में मुझे संकोच हुआ। इसके सिवा मिल की पूनियों से सूत कतवाना मुझे बहुत दोषपूर्ण मालूम हुआ। अगर मिल की पूनियाँ हम लेते हैं तो फिर मिल का सूत लेने में क्या दोष है? हमारे पूर्वजों के पास मिल की पूनियाँ कहाँ थी? वे किस तरह पूनियाँ तैयार करते होंगे? मैंने गंगा बहन को लिखा कि वह पूनी बनवाने वाले की खोज करें। उन्होंने इसका जिम्मा लिया और एक पिंजरे को खोज निकाला। उसे 35 रुपये या इससे अधिक वेतन पर रखा गया। बालकों को पूनी बनाना सिखाया गया। मैंने रुई की भिक्षा मांगी। भाई यशवंत प्रसाद देसाई ने रुई की गांठें देने का जिम्मा लिया। गंगा बहन ने काम एकदम बढ़ा दिया। बुनकरों को लाकर बसाया और कटा हुआ सूत बनवाना शुरू किया। बीजापुर की खादी मशहूर हो गई। दूसरी तरफ आश्रम में अब चरखे का प्रवेश होने में देर न लगी। मंगललाल गांधी को शोधक शक्ति ने चरखे में सुधार किए और चरखे तथा तकुए आश्रम में बने। आश्रम की खादी के पहले थान की लागत फी गज 17 आने आई। मैंने मित्रों से मोटी और बचे सूत की खादी के दाम 17 आना फी गज के हिसाब से लिए, जो उन्होंने खुशी खुशी दिए। मैं मुंबई में रोगशैया पर पड़ा हुआ था, पर सबसे पूछता रहता था। मैं खादी शास्त्र में भी निपट अनाड़ी था। मुझे हाथ कते सूत की ज़रूरत थी, कत्तिनों की ज़रूरत थी। गंगा बहन जो भाव देती थी उससे तुलना करने पर मालूम हुआ कि मैं ठगा रहा हूँ, लेकिन वो बहनें कम लेने को तैयार न थी, अतएव उन्हें छोड़ देना पड़ा। पर उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने श्री अवंतिका बाई, श्री रमी बाई कामदार, श्री शंकर लाल बैंकर की माताजी और श्री बसुमती बहन को काटना सिखा दिया और मेरे कमरे में चरखा गूंजने लगा। यह कहने में अतिशयोक्ति न होगी कि इस यंत्र ने मुझ बीमार को चंगा करने में मदद की। बेशक यह एक मानसिक अवसर था, पर मनुष्य को स्वस्थ या स्वस्थ करने में मन का हिस्सा कौन कम होता है। चरखे पर मैंने भी हाथ आजमाया, किंतु इससे आगे मैं इस समय जा नहीं सका। बम्बई में हाथ की पूनियाँ कैसे प्राप्त की जाएं? श्री रेवाशंकर झवेरी के बंगले के पास से रोज एक धुनिया तांत बजाता हुआ निकला करता था। मैंने उसे बुलाया। वह गद्दों के लिए रुई धुना करता था। उसने पूनियाँ तैयार करके देना स्वीकार किया। भाव ऊंचा मांगा, जो मैंने दिया। इस तरह तैयार हुआ सूत मैंने वैष्णव के हाथ ठाकुर जी की माला के लिए दाम लेकर बेचा। भाई शिव जी ने बम्बई में चरखा सिखाने का वर्ग शुरू किया। इन प्रयोगों में पैसा काफ़ी खर्च हुआ। श्रद्धालु देशभक्तों ने पैसे दिए और मैंने खर्च किए। मेरे नम्र विचार में यह खर्च व्यर्थ नहीं गया। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। चरखे की मर्यादा का माप मिल गया। अब मैं केवल खादी में बनने के लिए अधीर हो उठा। मेरी धोती देसी मिल के कपड़े की थी। बीजापुर में और आश्रम में जो खादी बनती थी वह बहुत मोटी और 30 इंच अर्ज की होती थी। मैंने गंगा बहन को चेतावनी दी कि अगर वह 1 महीने के अंदर 45 इंच अर्ज वाली खादी की धोती तैयार करके ना देंगी तो मुझे मोटी खादी की घुटनों तक की धोती पहनकर अपना काम चलाना पड़ेगा। गंगा बहन अकुलाई। मुद्दत कम मालूम हुई, पर वह हारी नहीं। उन्होंने 1 महीने के अंदर मेरे लिए 50 इंच अर्ज की धोती जोड़ा मुहैया करा दिया और मेरा दरिद्र मिटाया।
इसी बीच भाई लक्ष्मीदास लाठी गांव से एक त्यज्य भाई राम जी और उनकी पत्नी गंगा बहन को आश्रम में लाए और उनके द्वारा बड़े अर्ज की खादी बुनवाई। खादी प्रचार में इस दंपति का हिस्सा वैसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने गुजरात में और गुजरात के बाहर हाथ का सूत बुनने की कला दूसरों को सिखाई, किंतु निरक्षर संस्कारशील गंगा बहन जब करखा चलाती हैं तब उसमें इतनी लीन हो जाती हैं कि इधर उधर देखने या किसी के साथ बातचीत करने की फुर्सत भी अपने लिए नहीं रखती हैं। एक ज्ञान परक संवाद। जिस समय स्वदेशी के नाम से परिचित यह आंदोलन चलने लग गया, उस समय मिल मालिकों की ओर से मेरे पास काफ़ी टीकाएँ आने लगीं। भाई उमर सोबानी स्वयं एक होशियार मिल मालिक थे, अतः वे अपने ज्ञान का लाभ तो मुझे देते ही थे, पर दूसरों की राय की जानकारी भी मुझे देते रहते थे। उनमें से एक की दलील का असर उन पर भी हुआ और उन्होंने मुझे उन भाई के पास ले चलने की सूचना की। मैंने उनका स्वागत किया। हम उनके पास गए। उन्होंने आरंभ इस प्रकार किया, आप यह तो जानते हैं ना कि आपका स्वदेशी आंदोलन पहला ही नहीं है। मैंने जवाब दिया, जी हाँ। आप जानते हैं ना कि बंग भंग समय स्वदेशी आंदोलन ने खूब जोर पकड़ा था, जिसका हम मिल वालों ने खूब फ़ायदा उठाया था और कपड़े के दाम बढ़ा दिए थे, कुछ नहीं करने लायक बातें भी की थी। मैंने यह बात सुनी और सुनकर दुखी हुआ। मैं आपका दुख समझता हूँ, पर उसके लिए कोई कारण नहीं है। हम परोपकार के लिए अपना व्यापार नहीं करते, हमें तो पैसा कमाना है, अपने हिस्सेदारों को जवाब देना है। वस्तु की मूल्य उसकी मांग पर निर्भर करता है। इस नियम के विरुद्ध कौन जा सकता है। बंगालियों को जानना चाहिए था कि उनके आंदोलन से स्वदेशी वस्त्र के दाम अवश्य बढ़ेंगे। वह बेचारे मेरी तरह विश्वासशील हैं, इसलिए उन्होंने मान लिया कि मिल मालिक नितांत स्वार्थी नहीं बन जाएंगे, विश्वासघात तो कदापि ना करेंगे, स्वदेशी के नाम पर विदेशी कपड़ा हरगिज न बेचेंगे। मैं जानता था कि आप ऐसा मानते हैं, इसी से मैंने आपको सावधान करने का विचार किया और यहाँ आने का कष्ट दिया, ताकि आप भोले बंगालियों की तरह धोखे में न रह जाएं। यह कर सेठ जी ने अपने गुमास्ते को नमूने लाने का इशारा किया। ये रद्दी रुई में से बने हुए कंबल के नमूने थे। उन्हें हाथ में लेकर वह भाई बोले, देखिए यह माल हमने नया बनाया है, इसकी अच्छी खपत है, रद्दी रुई से बनाया है, इसलिए यह सस्ता तो पड़ता ही है। इस माल को हम ठेठ उत्तर तक पहुंचाते हैं। हमारे एजेंट चारों ओर फैले हुए हैं, तो आप देखते हैं कि हमें आपके समान एजेंट की ज़रूरत नहीं रहती। सच तो यह है कि जहां आप जैसों की आवाज़ नहीं पहुंचती, वहां भी हमारे एजेंट और हमारा माल पहुंचता है। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए, हिंदुस्तान की आवश्यकता का सब माल हम उत्पन्न नहीं करते हैं, अतएव स्वदेशी का प्रश्न मुख्यतः उत्पादन का प्रश्न है। जब हम आवश्यक मात्रा में कपड़ा पैदा कर सकेंगे और कपड़े की किस्म में सुधार कर सकेंगे, तब विदेशी कपड़े का आना अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए आपको मेरी सलाह तो यह है कि आप अपना स्वदेशी आंदोलन जिस तरह चला रहे हैं उस तरह न चलाएं और नई मिलें खोलने की ओर ध्यान दें। हमारे देश में स्वदेशी मेल खपाने का आंदोलन चलाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे उत्पन्न करने की आवश्यकता है। मैंने कहा, यदि मैं यही काम कर रहा हूँ तब तो आप उसे आशीर्वाद देंगे ना। सो किस तरह? यदि आप मिल खोलने का प्रयत्न करते हों तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा तो मैं नहीं कर रहा हूँ, पर मैं चरखे के काम में लगा हुआ हूँ। यह क्या चीज़ है? मैंने चरखे की बात सुनाई और कहा, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। मुझे मिलों की दलाली नहीं करनी चाहिए, इससे फ़ायदे के बदले नुकसान ही है। मिलों का माल पड़ा नहीं रहता, मुझे तो उत्पादन बढ़ाने में और उत्पन्न हुए कपड़े को खपाने में लगना चाहिए। इस समय मैं उत्पादन के काम में ही लगा हूँ। इस प्रकार की स्वदेशी मेरा विश्वास है, क्योंकि उनके द्वारा हिंदुस्तान की भूखों मरने वाली अर्थ बेकार स्त्रियों को काम दिया जा सकता है। उनका काता हुआ सूत बुनवाना और उसकी खादी लोगों को पहनाना, यही मेरा विचार है और यही मेरा आंदोलन है। मैं नहीं जानता कि चरखा आंदोलन कहाँ तक सफल होगा, अभी तो उसका आरंभ काल ही है, पर मुझे उसमें पूरा विश्वास है। कुछ भी हो, उसमें नुकसान तो है ही नहीं। हिंदुस्तान में उत्पन्न होने वाले कपड़े में जितनी वृद्धि इस आंदोलन से होगी उतना फ़ायदा ही है। अतएव इस प्रयत्न में आप बताते हैं वह दोष तो है ही नहीं। यदि आप इस रीति से आंदोलन चलाते हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ, इस युग में चरखा चल सकता है या नहीं, यह एक अलग बात है। मैं तो आपकी सफलता ही चाहता हूँ। असहयोग का प्रभाव।
खिलाफत के बारे में अली भाइयों का ज़बरदस्त आंदोलन तो चल ही रहा था। मरहूम मौलाना अब्दुल बारी वगैरह उलेमाओं के साथ इस विषय की खूब चर्चाएं हुई। इस बारे में विवेचन हुआ कि मुसलमान शांति को, अहिंसा को कहाँ तक पाल सकते हैं। आखिर यह तय हुआ कि अमुक हद तक युक्ति के रूप में उसका पालन करने में कोई ऐतराज़ नहीं किया जा सकता, और अगर किसी ने एक बार अहिंसा की प्रतिज्ञा की है तो वह उसे पालने के लिए बंधा हुआ है। आखिर खिलाफत परिषद में सहयोग का प्रस्ताव पेश हुआ और बड़ी चर्चा के बाद वह मंजूर हुआ। मुझे याद है कि एक बार इलाहाबाद में इसके लिए सारी रात सभा चलती रही थी। हाकिम साहब को शांति में सहयोग की शक्यता के विषय में शंका थी, किंतु उनकी शंका दूर करने पर वह उसमें सम्मिलित हुए और उनकी सहायता अमूल्य सिद्ध हुई। इसके बाद गुजरात में परिषद हुई, उसमें मैंने असहयोग का प्रस्ताव रखा। उसमें विरोध करने वालों की पहली दलील यह थी कि जब तक कांग्रेस असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार न करे तब तक प्रांतीय परिषदों को यह प्रस्ताव पास करने का अधिकार नहीं है। मैंने सुझाया कि प्रांतीय परिषदें पीछे कदम नहीं हटा सकती, लेकिन आगे कदम बढ़ाने का अधिकार तो सब शाखा संस्थाओं को है। यही नहीं बल्कि उनसे हिम्मत हो तो ऐसा करना उनका धर्म है। इससे मुख्य संस्था का गौरव बढ़ता है। असहयोग के गुण दोष पर अच्छी और मीठी चर्चा हुई, मत गिने गए और विशाल बहुमत से असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव को पास कराने में अब्बास तैयब जी और वल्लभ भाई पटेल का बड़ा हाथ रहा। अब्बास साहब सभापति थे और उनका सुझाव असहयोग के प्रस्ताव की तरफ ही था। कांग्रेस की सहमति ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन सन 1920 के सितंबर महीने में कलकत्ते में करने का निश्चय किया। कांग्रेस की महासमिति ने तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर थी। लाला लाजपत राय सभापति चुने गए थे। बम्बई से खिलाफत स्पेशल और कांग्रेस स्पेशल रवाना हुई। कलकत्ते में सदस्यों और दर्शकों का बहुत बड़ा समुदाय इकट्ठा हुआ। मौलाना शौकत अली के कहने पर मैंने असहयोग के प्रस्ताव का मसविदा रेलगाड़ी में तैयार किया। आज तक मेरे मसविदों में शांतिमय शब्द प्रायः नहीं आता था। मैं अपने भाषण में इस शब्द का उपयोग करता था। सिर्फ मुसलमान भाइयों की सभाओं में शांतिमय शब्द से मुझे जो समझाना था वह मैं समझा नहीं पाता था। इसलिए मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से दूसरा शब्द मांगा। उन्होंने बामन शब्द दिया और सहयोग के लिए तर्के मवालात शब्द सुझाया। इस तरह भी गुजराती में, हिंदी में, हिंदुस्तानी में सहयोग की भाषा मेरे दिमाग में बन रही थी कि इतने में ऊपर लिखे हुए अनुसार कांग्रेस के लिए प्रस्ताव का मसविदा तैयार करने का काम मेरे हाथ में आया। प्रस्ताव में शांति में शब्द लिखना रह गया। मैंने प्रस्ताव तैयार करके रेलगाड़ी में मौलाना शौकत अली को दे दिया। रात में मुझे ख्याल आया कि मुख्य शब्द शांति में तो छूट गया है। मैंने महादेव को दौड़ाया और कहलवाया कि छपते समय प्रस्ताव में शांति में शब्द बढ़ा लें। मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि शब्द बढ़ाने से पहले प्रस्ताव छप चुका था। विषय विचारणी समिति की बैठक उसी रात थी, अतएव उसमें उक्त शब्द मुझे बाद में बढ़वाना पड़ा था। मैंने देखा कि यदि मैं प्रस्ताव के साथ तैयार ना होता तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता। मेरी स्थिति दयनीय थी। मैं नहीं जानता था कि कौन प्रस्ताव का विरोध करेगा और कौन प्रस्ताव का समर्थन करेगा। लाला जी के रुख के विषय में मैं कुछ जानता न था। तपे तपाए अनुभवी योद्धा कलकत्ते में उपस्थित हुए। विदुषी एन वेसेंट, पंडित मालवीय जी, श्री विजय राव भवाचार्य, पंडित मोतीलाल जी देशबंधु आदि उनमें थे। मेरे प्रस्ताव पर खिलाफत और पंजाब के अन्याय को ध्यान में रखकर ही असहयोग की बात कही गई थी, पर श्री विजया राघवाचार्य को इसमें कोई दिलचस्पी मालूम न हुई। उन्होंने कहा, यदि असहयोग ही करना है तो वह अमुक अन्याय के लिए ही क्यों किया जाए। स्वराज का अभाव बड़े से बड़ा अन्याय है, तो उसके लिए असहयोग किया जा सकता है। मोतीलाल भी स्वराज की मांग को प्रस्ताव में दाखिल कराना चाहते थे। मैंने तुरंत ही इस सूचना को स्वीकार कर लिया और प्रस्ताव में स्वराज की मांग भी सम्मिलित कर ली। विस्तृत, गंभीर और कुछ तीखी चर्चाओं के बाद असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ। मोतीलाल जी उसमें सबसे पहले सम्मिलित हुए। मेरे साथ हुई उनकी मीठी चर्चा मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कुछ शाब्दिक परिवर्तन सुझाए थे।
जिन्हें मैंने स्वीकार कर लिया था। देशबंधु को मना लेने का बीड़ा उन्होंने उठाया था। देशबंधु का हृदय असहयोग के साथ था, पर उनकी बुद्धि उनसे कह रही थी कि असहयोग को जनता ग्रहण नहीं करेगी। देशबंधु और लालजी ने असहयोग के प्रस्ताव को पूरी तरह तो नागपुर में स्वीकार किया। इस विशेष अधिवेशन के अवसर पर लोकमान्य की अनुपस्थिति मेरे लिए बहुत दुखदायक सिद्ध हुई। आज भी मेरा मत है कि वे जीवित होते तो कलकत्ते की घटना का स्वागत करते, पर वैसा ना होता और वे विरोध करते तो भी मुझे वह अच्छा ही लगता। मुझे उससे कुछ सीखने को मिलता। उनके साथ मेरे मतभेद सदा ही रहे, पर वह सब मीठे रहे। उन्होंने मुझे हमेशा यह मानने का मौका दिया था कि हमारे बीच निकट का संबंध है। यह लिखते समय उनके स्वर्गवास का चित्र मेरे सामने खड़ा हो रहा है। मेरे साथी पटवर्धन ने आधी रात को मुझे टेलीफोन कर उनके अवसान का समाचार दिया था। उसी समय मैंने साथियों से कहा था, मेरे पास एक बड़ा सहारा था जो आज टूट गया। उस समय असहयोग का आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा था। मैंने उनसे उत्साह और प्रेरणा पाने की आशा रखता था। अंत में जब असहयोग पूरी तरह मूर्तिमंत हुआ, तब उसके प्रति उनका रुख क्या रहा होता सो तो भगवान जाने, पर इतना मैं जानता हूँ कि राष्ट्र के इतिहास की उस महत्वपूर्ण घड़ी में उनकी उपस्थिति का अभाव सबको खटक रहा था। नागपुर में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वीकृत असहयोग के प्रस्ताव को नागपुर में होने वाले वार्षिक अधिवेशन में बहाल रखना था। कलकत्ते की तरह नागपुर में भी असंख्य लोग इकट्ठे हुए थे। अभी तक प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित नहीं हुई थी। अतएव जहाँ तक मुझे याद है, इस अधिवेशन में 14,000 प्रतिनिधि हाजिर हुए थे। लालजी के आग्रह से विद्यालयों संबंधी प्रस्ताव में मैंने एक छोटा सा परिवर्तन स्वीकार कर लिया था। देशबंधु ने भी कुछ परिवर्तन कराया था और अंत में शांतिमय असहयोग का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था। इसी बैठक में महासभा के विधान का प्रस्ताव भी पास करना था। यह विधान मैंने कलकत्ते की विशेष बैठक में पेश किया था, इसलिए वह प्रकाशित हो गया था और उस पर चर्चा भी हो चुकी थी। श्री विजय राघवाचार्य इस बैठक के सभापति थे। विधान में विषय विचारणी समिति ने एक ही महत्व का परिवर्तन किया था। मैंने प्रतिनिधियों की संख्या 1500 मानी थी। विषय विचारणी समिति ने इसे बदलकर 6000 कर दिया। मैं मानता था कि यह कदम बिना सोचे विचारे उठाया गया है। इतने वर्षों के अनुभव के बाद भी मेरा यही ख्याल है। मैं इस कल्पना को बिल्कुल गलत मानता हूं कि बहुत से प्रतिनिधियों से काम अधिक अच्छा होता है अथवा जनतंत्र की अधिक रक्षा होती है। ये 1500 प्रतिनिधि उदार मन वाले, जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाले और प्रामाणिक हों तो वह 6000 निरंकुश प्रतिनिधियों की अपेक्षा जनतंत्र की अधिक अच्छी रक्षा करेंगे। जनतंत्र की रक्षा के लिए जनता में स्वतंत्रता की, स्वाभिमान की और एकता की भावना होनी चाहिए और अच्छे तथा सच्चे प्रतिनिधियों को ही चुनने का आग्रह रहना चाहिए। किंतु संख्या के मोह में पड़ी हुई विषय विचारणी समिति 6000 से भी अधिक प्रतिनिधि चाहती थी, इसलिए 6000 पर मुश्किल से समझौता हुआ। कांग्रेस में स्वराज के ध्येय पर चर्चा हुई थी। विधान की धारा में साम्राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर जैसा मिले वैसा स्वराज्य प्राप्त करने की बात थी। कांग्रेस में भी एक ऐसा पक्ष था जो साम्राज्य के अंदर रहकर हो स्वराज्य प्राप्त करना चाहता था। उस पक्ष का समर्थन पंडित मालवीय और मिस्टर जिन्ना ने किया था, पर उन्हें अधिक मत न मिल सके। विधान की एक धारा यह थी कि शांतिपूर्ण और सत्य रूप साधनों द्वारा ही हमें स्वराज प्राप्त करना चाहिए। इस शर्त का भी विरोध किया गया था, पर कांग्रेस ने उसे अस्वीकार किया और सारा विधान कांग्रेस में सुंदर चर्चा होने के बाद स्वीकृत हुआ। मेरा मत है कि यदि लोगों ने इस विधान पर प्रामाणिकता पूर्वक और उत्साहपूर्वक अमल किया होता तो उससे जनता को बड़ी शिक्षा मिलती। उसके अमल में स्वराज की सिद्धि समाई हुई थी, पर यह विषय यहाँ प्रस्तुत नहीं है। इसी सभा में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, अस्पृश्यता निवारण के बारे में और खादी के बारे में भी प्रस्ताव पास हुए। कुछ समय से कांग्रेस के हिंदू सदस्यों ने अस्पृश्यता को मिटाने का भार अपने ऊपर लिया है और खादी के द्वारा कांग्रेस ने अपना संबंध हिंदुस्तान के नरकंकालों के साथ जोड़ा है। कांग्रेस ने खिलाफत के सवाल के सिलसिले में असहयोग का निश्चय करके हिंदू मुस्लिम एकता सिद्ध करने का एक महान प्रयास किया था। अब इन प्रकरणों को समाप्त करने का समय आप पहुंचा है।
इससे आगे का मेरा जीवन इतना अधिक सार्वजनिक हो गया है कि शायद ही कोई चीज़ ऐसी हो जिसे जनता जानती ना हो। फिर 1921 में मैं कांग्रेस के नेताओं के साथ इतना अधिक ओतप्रोत होकर रहा हूँ कि किसी प्रसंग का वर्णन नेताओं के संबंध की चर्चा किए बिना मैं यथार्थ रूप में कर ही नहीं सकता। ये संबंध अभी ताज़े हैं। श्रद्धानंद जी, देशबंधु जी, लाला जी और हाकिम साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, पर सौभाग्य से दूसरे कई नेता भी मौजूद हैं। कांग्रेस के महान परिवर्तन के बाद का इतिहास अभी तैयार हो रहा है। मेरे मुख्य प्रयोग कांग्रेस के माध्यम से हुए हैं, अतः उन प्रयोगों के वर्णन में नेताओं के संबंधों की चर्चा अनिवार्य है। शिष्टता के विचार से भी फिलहाल तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। अंतिम बात यह है कि इस समय चल रहे प्रयोगों के बारे में मेरे निर्णय निश्चयात्मक नहीं माने जा सकते, अतः इन प्रकरणों को तत्काल तो बंद कर देना ही चाहिए। मुझे अपना कर्तव्य मालूम होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इसके आगे मेरी कलम ही चलने से इनकार करती है। पाठकों से विदा लेते हुए मुझे दुख होता है। मेरे निकट अपने इन प्रयोगों की बड़ी कीमत है। मैं नहीं जानता कि मैं उनका यथार्थ वर्णन कर सका हूँ या नहीं। यथार्थ वर्णन करने में मैंने कोई कसर नहीं रखी। सत्य को मैंने जिस रूप में देखा है, जिस मार्ग से देखा है, उसे उसी तरह प्रकट करने का मैंने सतत प्रयत्न किया है और पाठकों के लिए उसका वर्णन करके चित्त में शांति का अनुभव किया है, क्योंकि मैंने आशा यह रखी है कि इससे पाठकों में सत्य और अहिंसा के प्रति अधिक आस्था भाव उत्पन्न होगा। सत्य से भिन्न कोई परमेश्वर है, ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। यदि इन प्रकरणों के पन्ने पन्ने से यह प्रतीत होता है कि सत्यम बनने का एकमात्र मार्ग अहिंसा ही है, तो मैं इस प्रयत्न को व्यर्थ समझता हूँ। सत्य को मैंने जिस रूप में देखा है, जिस मार्ग से देखा है, उसे इसी तरह प्रकट करने का मैंने सतत प्रयत्न किया है और पाठकों के लिए उसका वर्णन करने के चित्त में शांति का अनुभव किया है, क्योंकि मैंने आशा यह रखी है कि इससे पाठकों में सत्य और अहिंसा के प्रति अधिक आस्था उत्पन्न होगी। सत्य से भिन्न कोई परमेश्वर है, ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया है। यदि इन प्रकरणों के पन्ने पन्ने से यह प्रतीति न हुई हो कि सत्य में बनने का एकमात्र मार्ग अहिंसा ही है, तो मैं इस प्रयत्न को व्यर्थ समझता हूँ। प्रयत्न चाहे व्यर्थ हो, किंतु वचन व्यर्थ नहीं है। मेरी अहिंसा सच्ची होने पर भी कच्ची है, पूर्ण है, अतएव हजारों सूर्यों को इकट्ठा करने से भी इस सत्य रूपी सूर्य के तेज का पूरा माप नहीं निकल सकता। सत्य की मेरी झांकी मेरे सूर्य की केवल एक किरण के दर्शन के समान ही है। आज तक के अपने प्रयोगों के अंत में मैं इतना तो अवश्य कह सकता हूँ कि सत्य का संपूर्ण दर्शन संपूर्ण हिंसा के बिना असंभव है। ऐसे व्यापक सत्य नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए जीवन मात्र के प्रति आत्मवत प्रेम की परम आवश्यकता है, और जो मनुष्य ऐसा करना चाहता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि सत्य की मेरी पूजा मुझे राजनीति में खींच लाई। जो मनुष्य यह कहता है कि धर्म का राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं है, वह धर्म को नहीं जानता। ऐसा कहने में मुझे संकोच नहीं होता और न ऐसा कहने में मैं अभिनय करता हूँ। बिना आत्मशुद्धि के जीवन मात्र के साथ एक के सध ही नहीं सकता। आत्मशुद्धि के बिना अहिंसा धर्म का पालन सर्वथा असंभव है। अशुद्ध आत्मा परमात्मा के दर्शन करने में असमर्थ है। अतएव जीवन मार्ग के सभी क्षेत्रों में शुद्धि की आवश्यकता है। यह शुद्धि साध्य है क्योंकि व्यष्टि और समष्टि के बीच ऐसा निकट का संबंध है कि एक की शुद्धि अनेकों की शुद्धि के बराबर हो जाती है, और व्यक्तिगत प्रयत्न करने की शक्ति तो सत्यनारायण के ने सबके जन्म से ही दी है। लेकिन मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ कि शुद्धि का यह मार्ग विकट है। शुद्ध बनने का अर्थ है मन से, वचन से, कर्म से, काया से निर्विकार बनना, राग देशादि से रहित होना। इस निर्विकारता तक पहुँचने का प्रतिक्षण प्रयत्न करते हुए भी मैं पहुँच नहीं पाया हूँ। इसलिए लोगों की स्तुति मुझे भुलावे में नहीं डाल सकती, उल्टे यह स्तुति प्रायः तीव्र वेदना पहुँचाती है। मन के विकारों को जीतना संसार को शस्त्र युद्ध से जीतने की अपेक्षा मुझे अधिक कठिन मालूम होता है। हिंदुस्तान आने के बाद भी मैं अपने भीतर छिपे हुए विकारों को देख सका हूँ, शर्मिंदा हुआ हूँ
किंतु हारा नहीं हूँ। सत्य के प्रयोग करते हुए मैंने आनंद लूटा है और आज भी लूट रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी मुझे विकट मार्ग तय करना है। इसके लिए मुझे शून्यवत बनना है। मनुष्य जब तक स्वेच्छा से अपने को सबसे नीचे नहीं रखता तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। अहिंसा नम्रता की पराकाष्ठा है और यह अनुभव सिद्ध बात है कि इस नम्रता के बिना मुक्ति कभी नहीं मिलती। ऐसी नम्रता के लिए प्रार्थना करते हुए और उसके लिए संसार की सहायता की याचना करते हुए इस समय तो मैं इन प्रकरणों को बंद करता हूँ। धन्यवाद मित्रों। महात्मा गांधी की आत्मकथा जिसका नाम है सत्य के प्रयोग, इसका अंतिम भाग आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। पूरी आत्मकथा को 30 वीडियो में प्रस्तुत किया है, जिसे आप यहाँ पर सुन सकते हैं। 1 से लेकर 30 भागों में 30 वीडियो के माध्यम से आप पूरी जीवनी मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता की जीवनी जो उन्होंने गुजराती में लिखी थी, उसे आप हिंदी में सुन सकते हैं। धन्यवाद। और यदि यह पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मित्रों को भेजिए ताकि वह भी इसे सुनकर इसका लाभ उठा सके। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।